यूपीएससी की तैयारी करने वाला लड़का विधवा के घर कमरा ढूंढने गया। फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। बरसात की मोटी मोटी बूंदें रात के अंधेरे को चीरती हुई जमीन पर गिर रही थी। पूरा शहर भीग चुका था। सड़कें पानी से भर गई थी और ठंडी हवा लोगों को घरों में छिपने पर मजबूर कर रही थी। लेकिन उसी रात एक लड़का अपने कंधे पर पुराना बैग टांगे बस स्टैंड से बाहर निकला और कुछ पल के लिए वही खड़ा होकर सामने चमकती रोशनियों को देखने लगा। उसका नाम अमन था। उम्र मुश्किल से 25 साल। आंखों में आईएएस बनने का सपना और जेब में केवल 2000 रुपए। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। गांव में बची हुई छोटी सी जमीन भी वो बेच चुका था। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जीतना ही उसका एकमात्र रास्ता था। उसने बैग को थोड़ा कसकर पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। ये शहर देश भर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मशहूर था। यहां हजारों लड़के लड़कियां अपने सपनों के साथ आते थे और उनमें से कुछ ही अपने मुकाम तक पहुंच पाते थे। अमन भी उन्हीं हजारों चेहरों में से एक था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका सफर केवल एक परीक्षा का सफर नहीं होने वाला था। यह सफर उसे एक ऐसे रहस्य तक ले जाएगा जो कई जिंदगियां बदल देगा। रात बढ़ती जा रही थी। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। अमन पूरे इलाके में कमरा ढूंढता घूम रहा था। जहां भी जाता लोग मोटा एडवांस मांगते। किसी को किराएदार चाहिए था तो किसी को पैसे, किसी को उसके सपनों से कोई मतलब नहीं था। धीरे धीरे उसके चेहरे पर चिंता उतरने लगी। जेब में पैसे कम थे और रात गहराती जा रही थी। तभी एक संकरी गली में उसकी नजर एक पुराने लेकिन साफ सुथरे मकान पर पड़ी। मकान के बाहर पीले रंग का एक छोटा सा बोर्ड टंगा था, किराए पर कमरा उपलब्ध है। अमन के कदम अपने आप उस घर की तरफ बढ़ गए। उसने दरवाजे के सामने खड़े होकर एक गहरी सांस ली और धीरे से दस्तक दी। अंदर कुछ आहट हुई। फिर पायल की हल्की आवाज सुनाई दी। अगले ही पल दरवाजा खुला और अमन कुछ सेकंड के लिए वही खड़ा रह गया। सामने एक बेहद खूबसूरत महिला खड़ी थी। हल्के नीले रंग की साड़ी, बड़ी आंखें, शांत चेहरा और चेहरे पर ऐसा दर्द जो मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश की गई हो। उसकी उम्र लगभग 35 साल रही होगी। यही थी अंशिका। अंशिका ने भी कुछ पल तक अमन को देखा। उसके भीगे हुए कपड़े, थका हुआ चेहरा और आंखों में छिपी मजबूरी देखकर वो सब समझ गई। उसने धीरे से पूछा, कमरा चाहिए? अमन ने सिर हिलाया। अंशिका कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अंदर आ जाओ। बाहर बहुत बारिश है। अमन अंदर चला गया। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। एक तस्वीर पर अमन की नजर जाकर ठहर गई। तस्वीर में अंशिका एक व्यक्ति के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी और उस तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। अमन समझ गया कि वो उनके पति रहे होंगे, लेकिन तस्वीर को देखते ही उसे एक अजीब बात महसूस हुई। फोटो के नीचे फ्रेम के कोने पर हल्की सी खरोंच बनी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ मिटाने की कोशिश की हो। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अंशिका रसोई में गई और कुछ देर बाद चाय लेकर आई। पहले चाय पी लो। अमन ने कप पकड़ा। गर्म चाय की भाप उसके चेहरे से टकराई तो उसे लगा जैसे कई दिनों बाद किसी ने इंसान समझकर उससे बात की हो। कुछ देर बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। अमन ने अपने बारे में बताया, गांव, संघर्ष, जमीन बेचने की बात और आईएएस बनने का सपना। अंशिका ध्यान से सुनती रही। जब उसने जाना कि अमन के पास पैसे बहुत कम हैं, तो उसने किराया कम कर दिया और एडवांस की भी जिद नहीं की। अमन को यकीन नहीं हुआ। इतने बड़े शहर में कोई बिना मतलब मदद कर सकता है, ये उसने सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद अंशिका उसे ऊपर बने छोटे कमरे में ले गई। कमरा साधारण था। एक पुराना पलंग, एक मेज और खिड़की के पास एक छोटी सी अलमारी। लेकिन अमन के लिए वही किसी महल से कम नहीं था।
रात काफी हो चुकी थी। अंशिका नीचे चली गई और अमन कमरे में अकेला रह गया। उसने बैग रखा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बारिश अभी भी जारी थी। तभी अचानक उसकी नजर कमरे की दीवार पर गई। वहां पुराने रंग के नीचे किसी ने कभी कुछ लिखा था, जिसे बाद में पेंट से ढक दिया गया था। लेकिन बारिश की नमी के कारण कुछ शब्द हल्के हल्के उभर आए थे। अमन ने गौर से देखा। शब्द पूरे साफ नहीं थे, लेकिन इतना जरूर पढ़ा जा सकता था, सच, अलमारी, भरोसा मत। अमन का माथा सिकुड़ गया। ये क्या था? किसने लिखा होगा? और क्यों? उसने हाथ से दीवार को छुआ, लेकिन बाकी शब्द समझ नहीं आए। उसने सोचा शायद कोई पुरानी लिखावट होगी और बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यही लिखावट आगे चलकर उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगले दिन सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। बाहर हल्की धूप निकल आई थी। वो नीचे आया तो देखा अंशिका तुलसी के पौधे में पानी डाल रही थी। सुबह की रोशनी में उसका चेहरा और भी शांत लग रहा था। दोनों ने साथ चाय पी। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। अमन लाइब्रेरी जाने लगा। घंटों पढ़ाई करता। शाम को लौटकर घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बंटा देता। अंशिका भी अब पहले की तरह चुप नहीं रहती थी। दोनों के बीच एक सहज अपनापन बनने लगा था। लेकिन इसी दौरान अमन ने कुछ अजीब बातें नोटिस करनी शुरू कर दी। कई बार रात को घर के पीछे किसी के कदमों की आवाज आती। कभी खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। एक दो बार उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा। लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। उस रात लगभग 12 बजे वो पढ़ रहा था। अचानक नीचे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो तुरंत कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, क्योंकि बिजली चली गई थी। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। अंशिका भी अपने कमरे से बाहर आ चुकी थी। दोनों ने आवाज की दिशा में देखा। आवाज स्टोर रूम से आई थी। स्टोर रूम घर के पीछे था और हमेशा बंद रहता था। अंशिका के चेहरे का रंग अचानक उड़ गया। वो कुछ सेकंड तक उसी दरवाजे को देखती रही। अमन ने पूछा, क्या हुआ? अंशिका ने नजरें झुका ली। कुछ नहीं, शायद बिल्ली होगी। लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अमन समझ गया कि बात कुछ और है। उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से ताला लगा हुआ था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां कीचड़ से भरे जूतों के निशान बने हुए थे। कोई अभी अभी वहां तक आया था। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी उन निशानों पर डाली। निशान सीधे पिछली खिड़की तक जा रहे थे। खिड़की आधी खुली हुई थी। किसी ने घर में घुसने की कोशिश की थी। अंशिका ये देखकर बुरी तरह घबरा गई। लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब बात तब हुई जब अमन ने खिड़की के पास जमीन पर एक छोटी सी धातु की वस्तु देखी। उसने झुककर उसे उठाया। वो एक पुरानी पीतल की चाबी थी। बिल्कुल वैसी चाबी जैसी पुराने ताले में लगती है। अमन ने चाबी हाथ में लेकर अंशिका की तरफ देखा। ये किसकी है? अंशिका कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसके हाथ कांपने लगे। ये कैसे मिल सकती है? अमन ने पूछा, आप इसे पहचानती हैं? अंशिका ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर उतर आया था। ये उसी अलमारी की चाबी है जो 8 साल से बंद है। अमन कुछ समझ नहीं पाया। कौन सी अलमारी? अंशिका ने कांपती आवाज में कहा, मेरे पति की अलमारी। उनकी मौत के बाद ये चाबी हमेशा के लिए गायब हो गई थी। ये सुनते ही अमन के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाहर अचानक बिजली चमकी। पूरे कमरे में एक पल के लिए तेज रोशनी फैल गई। उसी रोशनी में अमन ने देखा कि स्टोर रूम के दरवाजे पर किसी ने नाखून या किसी नुकीली चीज से एक शब्द खरोंच रखा था। वो शब्द था, सच।
और अगले ही पल फिर अंधेरा छा गया। अमन और अंशिका दोनों उस दरवाजे को देखते रह गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस बंद अलमारी के अंदर ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए कोई 8 साल बाद भी इस घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। और उसी अलमारी में दफन था एक ऐसा रहस्य जो आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो मेरा आपसे छोटा सा एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हाई पॉइंट भी कर दीजिए। उस रात के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। बाहर से सब कुछ पहले जैसा दिख रहा था, लेकिन अंदर एक अनजाना डर दोनों के दिलों में जगह बना चुका था। अमन पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसकी नजर उस पुरानी पीतल की चाबी पर जा रही थी जो अब उसकी मेज पर रखी थी। आखिर 8 साल से गायब चाबी अचानक घर के पीछे कैसे मिल सकती थी? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि कोई उस बंद स्टोर रूम तक पहुंचा ही क्यों था? सुबह जब उसकी आंख लगी तो सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। नीचे से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही थी। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंचा। अंशिका रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर सामान्य वाली शांति नहीं थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे दिखाई दे रहे थे। साफ लग रहा था कि वो भी पूरी रात नहीं सोई। अमन ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए पूछा, आप ठीक है? अंशिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान अधूरी रह गई। हां, बस थोड़ा सिर दर्द है। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कल रात जो हुआ उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई घर में आया था। अंशिका ने नजरें झुका ली। शायद कोई चोर होगा। चोर अगर होता तो घर के बाकी हिस्सों में भी जाता। वो सीधे स्टोर रूम तक क्यों गया? अमन के इस सवाल का अंशिका के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उसने धीरे से कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सोचकर भी डर लगता है। अमन ने पहली बार महसूस किया कि अंशिका उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन उसने ज्यादा दबाव नहीं डाला। वो जानता था कि विश्वास समय के साथ बनता है। अगले कुछ दिन सामान्य तरीके से गुजरते रहे। अमन सुबह लाइब्रेरी जाता और देर रात तक पढ़ाई करता। उसने शहर की सबसे सस्ती लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जहां पुराने पंखे, लकड़ी की कुर्सियां और किताबों की खुशबू हमेशा हवा में घुली रहती थी। वहां बैठकर वो रोज 10-10 घंटे पढ़ता, लेकिन उसके सामने केवल पढ़ाई की चुनौती नहीं थी। पैसे भी तेजी से खत्म हो रहे थे। कई बार वो दोपहर का खाना छोड़ देता ताकि कुछ रुपए बच सके। शाम को जब घर लौटता तो अंशिका उसके चेहरे की थकान पड़ लेती। वो बिना कुछ कहे उसके सामने खाना रख देती। धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बनने लगा था जिसमें शब्दों से ज्यादा खामोशी बोलती थी। लेकिन इसी बीच एक और अजीब घटना हुई। एक शाम अमन लाइब्रेरी से लौट रहा था। बारिश की हल्की फुहार पड़ रही थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक काला रेनकोट पहने आदमी दूर खड़ा दिखाई दिया। अमन रुका तो वो भी रुक गया। अमन आगे बढ़ा तो वो भी धीरे धीरे चलने लगा। कुछ देर बाद अचानक वो आदमी भीड़ में गायब हो गया। अमन को ये बात सामान्य नहीं लगी, लेकिन उसके पास कोई सबूत भी नहीं था। उसी रात जब वो घर पहुंचा तो देखा अंशिका दरवाजे पर खड़ी किसी से बहस कर रही थी। सामने लगभग 40 साल का एक आदमी खड़ा था। महंगे कपड़े, चेहरे पर घमंड और आंखों में अजीब सी चालाकी। अमन पास पहुंचा तो वो आदमी उसे घूरने लगा। ये कौन है? उसने तीखे स्वर में पूछा। अंशिका का चेहरा कठोर हो गया। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। आदमी हंस पड़ा। मुझे बहुत मतलब है भाभी। अमन ने पहली बार ये शब्द सुना। भाभी, यानी ये आदमी अंशिका के पति के परिवार से था। अंशिका ने गुस्से में कहा, विक्रम, मैंने कहा ना यहां से चले जाओ। ये सुनकर अमन समझ गया कि यही विक्रम है। वो आदमी कुछ सेकंड तक मुस्कुराता रहा, फिर बोला, मैं तो सिर्फ हालचाल पूछने आया था। आखिर इतने बड़े घर में अकेली औरत रहती है, चिंता तो होगी ही।
उसके चेहरे की मुस्कान में चिंता नहीं बल्कि धमकी साफ दिखाई दे रही थी। जाते जाते उसने अमन की तरफ देखा और कहा, इस शहर में हर आदमी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, संभल कर रहना लड़के। फिर वो चला गया। उसके जाने के बाद काफी देर तक घर में सन्नाटा रहा। आखिरकार अमन ने पूछा, ये कौन था? अंशिका ने गहरी सांस ली। मेरे पति का छोटा भाई। और वो यहां क्यों आया था? अंशिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि उसे ये घर चाहिए। धीरे धीरे अंशिका ने पहली बार अपने अतीत का एक हिस्सा अमन के सामने खोला। उसके पति आदित्य एक सफल कारोबारी थे। ये घर और आसपास की कुछ जमीन उनके नाम थी। 8 साल पहले उनकी अचानक मौत हो गई। उसके बाद रिश्तेदारों ने कई बार संपत्ति अपने नाम करवाने की कोशिश की, लेकिन अंशिका ने मना कर दिया। तभी से विक्रम उससे नफरत करता था। लेकिन आपके पति की मौत कैसे हुई थी? अमन ने पूछा। यह सवाल सुनते ही अंशिका की आंखों में दर्द उतर आया। सबने कहा दिल का दौरा पड़ा था। सबने कहा मतलब? मैं उस रात घर पर नहीं थी। जब लौटी तब तक सब खत्म हो चुका था। अमन का माथा सिकुड़ गया। उसे पहली बार लगा कि कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखाई देती है। उसी रात जब सब सो गए तो अमन अपने कमरे में बैठा पुरानी चाबी को घूरता रहा। आखिर उसने फैसला कर लिया। अब समय आ गया था उस अलमारी को देखने का। लेकिन उससे पहले वो स्टोर रूम को ध्यान से देखना चाहता था। अगले दिन अंशिका बाजार गई हुई थी। मौका देखकर अमन स्टोर रूम तक पहुंच गया। ताला अब भी लगा हुआ था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे की दीवारों पर धूल जमी थी, लेकिन एक कोने में उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। वहां जमीन पर हल्की खरोंचें थी, जैसे किसी भारी चीज को कई बार घसीटा गया हो। उसने झुककर ध्यान से देखा। खरोंचें सीधे उस दीवार तक जा रही थी, जहां एक पुरानी लोहे की अलमारी रखी थी। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यही वो अलमारी थी? तभी अचानक उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। वो तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरा कमरा खाली था। कुछ सेकंड बाद उसने राहत की सांस ली। शायद वो ज्यादा सोचने लगा था। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक छोटी सी कागज की पर्ची पर गई। पर्ची धूल में आधी दबी हुई थी। उसने उसे उठाया। कागज बहुत पुराना था। उस पर केवल एक लाइन लिखी थी, जिस दिन अलमारी खुलेगी उसी दिन हत्यारे का नाम सामने आएगा। अमन के हाथ कांप गए। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ये कोई मजाक नहीं था। इसका मतलब साफ था। आदित्य की मौत सामान्य नहीं थी। किसी ने उनकी हत्या की थी। और उस अलमारी के अंदर ऐसा कुछ था जो सच को दुनिया के सामने ला सकता था। उसी समय बाहर से दरवाजा खुलने की आवाज आई। अंशिका लौट आई थी। अमन ने जल्दी से पर्ची जेब में रख ली। अभी वो उसे ये बात नहीं बताना चाहता था, क्योंकि वो खुद पहले पूरी सच्चाई समझना चाहता था। लेकिन शाम को एक और घटना ने सब कुछ और खतरनाक बना दिया। रात लगभग 10 बजे होंगे। दोनों खाना खा रहे थे। तभी अचानक घर की सारी लाइट चली गई। पूरे इलाके में बिजली थी, लेकिन सिर्फ उनके घर की बिजली गई थी। अमन को कुछ गड़बड़ लगी। वो बाहर निकला। तभी उसे घर के पीछे किसी के भागने की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत दौड़ा। अंधेरे में एक आदमी दीवार फांद कर भाग रहा था। अमन उसके पीछे दौड़ा, लेकिन बारिश और फिसलन के कारण वो आदमी हाथ नहीं आया। हालांकि भागते समय उसके हाथ से एक मोबाइल फोन गिर गया। अमन ने फोन उठा लिया। फोन लॉक था, लेकिन स्क्रीन पर एक नाम बार बार चमक रहा था। वीएस। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। वीएस यानी विक्रम से? क्या ये सिर्फ संयोग था या सचमुच विक्रम इस सब के पीछे था? उसी समय फोन पर एक नया संदेश आया। लॉक स्क्रीन पर केवल कुछ शब्द दिखाई दिए। अलमारी खुलने से पहले काम खत्म कर दो। संदेश पढ़ते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे यकीन हो चुका था कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। कोई ऐसा खेल जो 8 साल पहले शुरू हुआ था
और आज भी खत्म नहीं हुआ था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो और अंशिका दोनों उस खेल का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन उन्हें अभी नहीं पता था कि जिस अलमारी का रहस्य खोलने की वे तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर सिर्फ एक राज नहीं बल्कि कई जिंदगियों को हिला देने वाला सच छिपा था। और वो सच सामने आते ही कुछ लोग किसी भी कीमत पर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। मोबाइल स्क्रीन पर चमकता हुआ संदेश देखकर अमन कुछ सेकंड तक वही खड़ा रह गया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में केवल एक ही बात घूम रही थी, अलमारी खुलने से पहले काम खत्म कर दो। आखिर कौन सा काम, किसे खत्म करना था, और सबसे बड़ी बात, 8 साल पुराना मामला आज भी किसी को इतना बेचैन क्यों कर रहा था। अमन फोन लेकर वापस घर पहुंचा। अंशिका उसके चेहरे की घबराहट देखकर समझ गई कि कुछ हुआ है, लेकिन अमन ने फिलहाल मोबाइल वाली बात छिपा ली। वो पहले पूरी सच्चाई जानना चाहता था। उस रात वो देर तक जागता रहा। बार बार उसकी नजर उस पुरानी पीतल की चाबी पर जा रही थी। अब उसके सामने केवल 2 रास्ते थे, या तो वो सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, या फिर उस रहस्य के पीछे जाए जिसने शायद एक इंसान की जान ली थी। लेकिन जब भी वो अंशिका का चेहरा देखता, उसे लगता कि सच सामने आना ही चाहिए। अगले दिन रविवार था। लाइब्रेरी बंद रहती थी। सुबह नाश्ते के बाद अमन ने आखिर वो सवाल पूछ ही लिया जिससे अंशिका सालों से भाग रही थी। क्या आज हम वो अलमारी खोल सकते हैं? ये सुनते ही अंशिका के हाथ रुक गए। उसकी आंखों में डर उतर आया। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैंने 8 साल से उस कमरे का दरवाजा भी नहीं खोला, लेकिन कोई उस अलमारी तक पहुंचना चाहता है। इसका मतलब उसके अंदर कुछ बहुत जरूरी है। अंशिका की सांसें तेज होने लगी। शायद वो खुद भी जानती थी कि अब भागने का कोई फायदा नहीं। आखिरकार उसने सिर हिला दिया। ठीक है। दोपहर होते होते दोनों स्टोर रूम के सामने खड़े थे। कमरे में सीलन की गंध भरी हुई थी। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे समय यहां 8 साल पहले ही रुक गया हो। कमरे के बीचों बीच वही पुरानी लोहे की अलमारी खड़ी थी। अमन ने जेब से चाबी निकाली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चाबी ताले में डाली। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक ताला घूम गया। एक भारी सी आवाज आई। 8 साल पुराना ताला खुल चुका था। अंशिका के हाथ कांपने लगे। अमन ने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, धूल का गुबार बाहर निकला। अंदर कई फाइलें, कुछ पुराने कपड़े, एक लकड़ी का डिब्बा और कुछ डायरियां रखी हुई थी। पहली नजर में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अमन जानता था कि कोई बात जरूर छिपी हुई है। उसने एक एक करके सामान बाहर निकालना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक काली चमड़े की डायरी पर पड़ी। डायरी के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, आदित्य मेहरा। अंशिका के पति का नाम। अंशिका की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से डायरी उठाई, लेकिन कुछ पन्ने पलटने के बाद उसका चेहरा बदलने लगा। शुरुआत में सामान्य बातें लिखी थी, कारोबार, परिवार, योजनाएं। लेकिन अंतिम पन्नों तक पहुंचते पहुंचते शब्द बदल गए थे। आदित्य की लिखावट में बेचैनी दिखाई देने लगी थी। फिर एक पन्ने पर लिखा था, मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पड़ा है। पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। मेरे कुछ दस्तावेज गायब हुए हैं, और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि मुझे अपने ही लोगों पर शक होने लगा है। अमन और अंशिका दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अंशिका की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। अमन ने आगे पढ़ना शुरू किया। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इसे दुर्घटना मत समझना। मैं कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ सबूत जुटा चुका हूं जिनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अंदर दोनों की धड़कनें ज्यादा तेज थी। अमन ने अगला पन्ना पलटा। वहां कुछ नाम लिखे थे,
लेकिन अधिकांश हिस्से फटे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें निकाल दिया हो। केवल एक नाम आधा दिखाई दे रहा था, वी। बाकी हिस्सा गायब था। अमन के दिमाग में तुरंत विक्रम का नाम कौंध गया। तभी अलमारी के नीचे रखा लकड़ी का डिब्बा उसकी नजर में आया। डिब्बा बंद था। उसने उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक छोटी पेन ड्राइव रखी हुई थी। ये क्या है? अंशिका ने हैरानी से पूछा। अमन ने पेन ड्राइव उठाई। शायद इसमें कुछ महत्वपूर्ण हो। लेकिन उससे पहले कि वे उसे देख पाते, अचानक बाहर से किसी चीज के टूटने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। अमन तेजी से बाहर भागा। मुख्य दरवाजे का शीशा टूटा हुआ था। जमीन पर एक पत्थर पड़ा था। पत्थर के साथ एक कागज बंधा हुआ था। अमन ने कागज खोला। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जो दफन है उसे दफन रहने दो, वरना अगली लाश की तैयारी कर लो। अंशिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। अब यह साफ था कि कोई उन पर नजर रख रहा था, और वो व्यक्ति नहीं चाहता था कि अलमारी का सच सामने आए। उसी रात अमन ने अपने पुराने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाने का फैसला किया। अंशिका उसके पास बैठी थी। दोनों की सांसें रुकी हुई थी। जैसे ही पेन ड्राइव खुली, उसमें केवल एक वीडियो फाइल दिखाई दी। वीडियो की तारीख आदित्य की मौत से 2 दिन पहले की थी। अमन ने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर आदित्य दिखाई दिए। उनके चेहरे पर तनाव साफ था। उन्होंने कैमरे की तरफ देखते हुए कहा, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो शायद मेरे साथ कुछ हो चुका है। मैं पिछले 6 महीनों से एक बड़े जमीन घोटाले की जांच कर रहा हूं। कुछ लोग सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़प रहे हैं। करोड़ों रुपए का खेल चल रहा है। मेरे पास उनके खिलाफ सबूत है। अमन और अंशिका स्तब्ध होकर स्क्रीन देख रहे थे। आदित्य आगे बोले, मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मुझे पता चला कि इस खेल में मेरा अपना भाई भी शामिल है। अंशिका के मुंह से चीख निकल गई। नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन वीडियो यही खत्म नहीं हुआ था। आदित्य आगे कुछ बोलने ही वाले थे कि अचानक वीडियो झटके से बंद हो गया। फाइल यही समाप्त हो गई थी, जैसे किसी ने उसे बीच में काट दिया हो। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। अब पहली बार विक्रम पर शक केवल शक नहीं रहा था, वो सीधे इस रहस्य से जुड़ चुका था। लेकिन अभी भी उनके पास पूरा सच नहीं था। तभी अमन को डायरी के आखिरी पन्ने में एक अजीब चीज दिखाई दी। वहां एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में शहर के बाहर स्थित एक पुराने फार्म हाउस का निशान लगाया गया था, और उसके नीचे केवल 4 शब्द लिखे थे, बाकी सच यहां मिलेगा। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यानी असली रहस्य अभी भी सामने नहीं आया था। असली सबूत कहीं और छिपे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, उसके फोन पर अचानक एक कॉल आई। नंबर अज्ञात था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर एक भारी आवाज सुनाई दी, फार्म हाउस जाने की गलती मत करना अमन, क्योंकि वहां से जो भी सच लेकर लौटने की कोशिश करता है वो जिंदा वापस नहीं आता। और अगले ही पल कॉल कट गई। अमन के हाथ से फोन लगभग छूट गया। अंशिका घबराकर उसकी तरफ देखने लगी। लेकिन अमन समझ चुका था कि अब वापस लौटना संभव नहीं। उसने जिस दरवाजे को खोला था, उसके पीछे केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि हत्या, साजिश, करोड़ों की जमीन और विश्वासघात का ऐसा जाल छिपा था जो हर कदम पर उनकी जान ले सकता था। और अब अगला पड़ाव था वो रहस्यमयी फार्म हाउस, जहां शायद आदित्य की मौत का पूरा सच उनका इंतजार कर रहा था। अज्ञात नंबर से आई धमकी भरी कॉल कट चुकी थी, लेकिन उसकी गूंज अभी भी कमरे में मौजूद थी। अमन कुछ पल तक मोबाइल को घूरता रहा। दूसरी तरफ बैठी अंशिका की हालत भी ठीक नहीं थी। 8 साल से दबा हुआ अतीत अचानक जिंदा होकर उनके सामने खड़ा हो गया था। अब यह केवल एक रहस्य नहीं रहा था, ये एक ऐसी लड़ाई बन चुकी थी जिसमें एक तरफ सच था और दूसरी तरफ वे लोग जो उस सच को हमेशा के लिए दफन रखना चाहते थे।
उस रात दोनों में से कोई नहीं सो पाया। बार बार आदित्य का वीडियो, डायरी और फार्म हाउस वाला नक्शा उनके दिमाग में घूम रहा था। सुबह होते ही अमन ने फैसला कर लिया, चाहे जो हो जाए वो फार्म हाउस जरूर जाएगा। अंशिका ने उसे रोकने की कोशिश की। अगर वहां सचमुच खतरा हुआ तो? अमन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम अब रुक गए तो आदित्य जी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। ये सुनते ही अंशिका चुप हो गई। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन अमन लाइब्रेरी नहीं गया। उसने नक्शे के अनुसार फार्म हाउस का पता ढूंढना शुरू कर दिया। शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में वो जगह थी। कभी वहां खेती होती थी, लेकिन अब वो जगह लगभग वीरान पड़ी थी। शाम होते होते अमन वहां पहुंच गया। चारों तरफ झाड़ियां, टूटी हुई दीवारें और अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। उसने सावधानी से अंदर कदम रखा। फार्म हाउस की मुख्य इमारत जर्जर हालत में थी। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे, दीवारों पर दरारें थी। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, उसे महसूस होने लगा कि यहां कभी कुछ महत्वपूर्ण जरूर हुआ था। उसने पूरे घर की तलाशी शुरू कर दी। लगभग आधे घंटे तक कुछ नहीं मिला, लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने स्टोर रूम पर पड़ी। कमरे के अंदर एक लोहे की मेज थी और उसके नीचे फर्श का एक हिस्सा बाकी जगहों से अलग दिखाई दे रहा था। अमन झुककर देखने लगा। कुछ देर कोशिश करने के बाद वो हिस्सा खुल गया। नीचे एक छोटा सा गुप्त खांचा बना हुआ था। अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हाथ डालकर अंदर रखा सामान बाहर निकाला। वहां एक फाइल और एक पुराना कैमरा पड़ा था। उसने जल्दी से फाइल खोली। फाइल में जमीन घोटाले से जुड़े दस्तावेज थे, कई सरकारी रिकॉर्ड, नकली हस्ताक्षर और कुछ नाम। उनमें एक नाम साफ लिखा था, विक्रम सिंह। अब शक लगभग यकीन में बदल चुका था। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। कैमरे के मेमोरी कार्ड में कुछ तस्वीरें थी। अमन ने उन्हें देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीरों में विक्रम कुछ लोगों के साथ बैठा दिखाई दे रहा था। उनमें से एक स्थानीय नेता राघव चौहान था, जिसका नाम पूरे इलाके में जमीन माफिया के रूप में मशहूर था। और आखिरी तस्वीर में आदित्य भी थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। अमन पलटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने उसके सिर पर जोरदार वार किया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। सामने विक्रम बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके साथ 2 आदमी और खड़े थे। मैं जानता था कि तुम यहां जरूर आओगे, विक्रम ने ताली बजाते हुए कहा। अमन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रस्सियां बहुत मजबूत थी। विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। तुम्हें केवल पढ़ाई करनी चाहिए थी लड़के, लेकिन तुमने गलत दरवाजा खोल दिया। अमन ने गुस्से में कहा, आदित्य जी की हत्या तुमने करवाई थी। यह सुनकर विक्रम कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंस पड़ा। आखिर तुम वहां तक पहुंच ही गए। उसके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था। शायद उसे लग रहा था कि अमन यहां से जिंदा नहीं जाएगा। उसने कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए कहा, आदित्य बहुत ईमानदार बनने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आया कि करोड़ों रुपए के खेल में ईमानदारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। अमन का खून खौल उठा। तुमने अपने ही भाई को मार डाला? विक्रम की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने खुद अपनी मौत चुनी थी। यह सुनकर अमन की मुट्ठियां भींच गई, लेकिन उसी समय बाहर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। विक्रम का चेहरा बदल गया। अगले ही पल दरवाजा टूट गया और पुलिस अंदर घुस आई। सबसे आगे इंस्पेक्टर कविता थी। उसने विक्रम की तरफ बंदूक तान दी। खेल खत्म हो गया विक्रम। दरअसल फार्म हाउस आने से पहले अमन ने सारी जानकारी इंस्पेक्टर कविता को भेज दी थी। खतरे का अंदेशा होने पर उसने अपनी लोकेशन भी शेयर कर दी थी। कुछ ही मिनटों में विक्रम और उसके आदमी गिरफ्तार कर लिए गए,
लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। पुलिस जांच आगे बढ़ी तो जमीन घोटाले का पूरा नेटवर्क सामने आने लगा। कई नेता, अधिकारी और दलाल उसमें शामिल निकले। शहर में हड़कंप मच गया। उधर अमन फिर अपनी पढ़ाई में जुट गया, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी। उसी दौरान पीसीज का रिजल्ट आया और एक बार फिर उसका चयन नहीं हुआ। रिजल्ट देखते ही उसका दिल टूट गया। इतने वर्षों की मेहनत के बाद भी वो सफल नहीं हो पाया था। वो खुद को कमरे में बंद करके बैठ गया। उसे लगने लगा कि शायद किस्मत उसके साथ नहीं है। लेकिन इस बार अंशिका ने उसे टूटने नहीं दिया। उसने उसके सामने आदित्य की डायरी रख दी और कहा, जिस इंसान ने मौत के डर से हार नहीं मानी, उसका सच तुमने दुनिया के सामने ला दिया। फिर तुम एक परीक्षा से क्यों हार मान रहे हो? ये बात सीधे अमन के दिल में उतर गई। उसने उसी रात फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। अगले 1 साल तक उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। दिन रात पढ़ाई की। कई बार थक गया, कई बार टूटा, लेकिन इस बार अंशिका हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। दोनों के बीच का रिश्ता अब और गहरा हो चुका था। लेकिन उन्होंने आज भी उसे दुनिया से छिपा कर रखा था। दूसरी तरफ विक्रम जेल में था, लेकिन जांच के दौरान एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। पुलिस को पता चला कि आदित्य की मौत वाले दिन घटनास्थल पर एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था, जिसका नाम अब तक किसी रिकॉर्ड में नहीं आया था। यानी विक्रम अकेला नहीं था। हत्या की साजिश में कोई और भी शामिल था, और वो व्यक्ति आज भी आजाद घूम रहा था। ये खबर सुनकर अमन और अंशिका दोनों हैरान रह गए। उन्हें लगा था कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन असली खेल अभी बाकी था। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस रहस्यमयी तीसरे व्यक्ति का नाम पुलिस रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया था। किसी बहुत ताकतवर इंसान ने उसे बचाया था। अब सवाल यह था कि वो तीसरा आदमी कौन था और क्यों उसने 8 साल तक खुद को दुनिया की नजरों से छिपाए रखा। अमन को अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सामना अभी बाकी है, और अगले कुछ महीनों में उसे केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि एक योद्धा बनकर खड़ा होना पड़ेगा। की गिरफ्तारी के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। जमीन घोटाले, फर्जी दस्तावेजों और आदित्य मेहरा की सदिक मौत की खबरें हर तरफ फैल चुकी थी। लेकिन जितना सच सामने आया था, उससे कहीं ज्यादा सच अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ था। पुलिस की जांच में बार बार एक ही बात सामने आ रही थी कि आदित्य की मौत की रात वहां एक तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था। ऐसा व्यक्ति जिसका नाम हर रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया था। किसी ने बहुत सोच समझकर सारे निशान मिटा दिए थे। यही बात अमन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उधर उसने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया था। अब उसकी जिंदगी में 2 ही लक्ष्य थे। पहला अपने सपने को पूरा करना और दूसरा आदित्य को पूरा न्याय दिलाना। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। अंशिका हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। जब वह देर रात तक पढ़ता, वह उसके लिए चाय बनाकर लाती। जब वह निराश होता, वह उसे हिम्मत देती। दोनों का रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन दोनों जानते थे कि अभी उनकी मंजिल दूर है। लगभग 1 साल बाद वह दिन आया जिसका अमन को वर्षों से इंतजार था। पीसीएस का रिजल्ट घोषित हुआ। कांपते हाथों से उसने वेबसाइट खोली। उसकी सांसें अटक गई थी। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर स्क्रीन पर अपने रोल नंबर पर पड़ी। वह वहीं जम गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार उसका चयन हो चुका था। उसे एसडीएम पद मिला था। कई वर्षों का संघर्ष आखिरकार रंग ले आया था। अंशिका ने जब यह खबर सुनी तो वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो। उस रात घर में वर्षों बाद सच्ची खुशी आई थी। लेकिन अमन जानता था कि उसकी एक लड़ाई अभी भी बाकी है। एसडीएम के रूप में नियुक्ति मिलने के कुछ महीनों बाद उसे उसी जिले में पोस्टिंग मिली जहां आदित्य का पुराना मामला दर्ज था। यह संयोग नहीं बल्कि किस्मत का इशारा लग रहा था। अब पहली बार उसके पास वह अधिकार था जिसके जरिए वह मामले की फाइलें दोबारा खुलवा सकता था। उसने सबसे पहले आदित्य केस की पूरी फाइल मंगवाई। कई दिनों तक वह देर रात तक बैठकर पुराने दस्तावेजों को पढ़ता रहा।
तभी एक दिन उसे एक छोटी सी विसंगति दिखाई दी। आदित्य की मौत वाली रात एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस उस इलाके में गई थी, लेकिन उसका कोई उल्लेख जांच रिपोर्ट में नहीं था। यह बात उसे अजीब लगी। उसने उस अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। कई फाइलें गायब थी, लेकिन एक बूढ़े कर्मचारी ने उसे एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि उस रात अस्पताल में एक प्रभावशाली व्यक्ति आया था, जिसने रिकॉर्ड बदलवाए थे। जब अमन ने उस व्यक्ति का नाम पूछा, तो बूढ़े कर्मचारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, राघव चौहान। यह नाम सुनते ही अमन समझ गया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ। विक्रम केवल मोहरा था, असली ताकत राघव चौहान था। वही स्थानीय नेता, वही जमीन माफिया, वही व्यक्ति जिसकी तस्वीर आदित्य के कैमरे में मिली थी। अमन ने आगे जांच बढ़ाई। धीरे धीरे कई गवाह सामने आने लगे। कुछ लोग जो वर्षों तक डर के कारण चुप थे, अब बोलने लगे। एक बुजुर्ग चौकीदार ने बताया कि आदित्य की मौत वाली रात उसने विक्रम और राघव दोनों को आदित्य के फार्म हाउस के आसपास देखा था। फिर एक पुराने ड्राइवर ने बयान दिया कि उसने विक्रम को कई बार राघव के साथ गुप्त बैठकों में जाते देखा था। सबूतों की कड़ियां जुड़ने लगी, लेकिन तभी अमन पर दबाव शुरू हो गया। नेताओं के फोन आने लगे। बड़े अधिकारियों की तरफ से संकेत मिलने लगे कि वह मामला बंद कर दे। कुछ लोगों ने उसे पदोन्नति का लालच दिया, कुछ ने ट्रांसफर की धमकी दी। लेकिन अमन अब वह गरीब लड़का नहीं था जो बरसाती रात में एक बैग लेकर शहर आया था। अब वह एक अधिकारी था, और उससे भी बढ़कर एक ऐसा इंसान था जिसने सच के लिए लड़ना सीख लिया था। उसने दबाव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उधर अंशिका को भी धमकियां मिलने लगी। कई बार उसके घर के बाहर सदिग्ध लोग दिखाई देते, लेकिन इस बार वह डरी नहीं। 8 साल पहले वाली अंशिका और आज की अंशिका में बहुत फर्क था। अब उसके साथ अमन था। आखिरकार महीनों की जांच के बाद वह दिन आ गया जब राघव चौहान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। पूरे जिले में सनसनी फैल गई। पुलिस ने उसके कई ठिकानों पर छापे मारे। शुरुआत में वह बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसके खिलाफ सबूतों का पहाड़ खड़ा हो गया, तो उसके कई साथी ही उसके खिलाफ गवाही देने लगे। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। वहां जो सच सामने आया, उसने सबको हिला दिया। 8 साल पहले आदित्य ने जमीन घोटाले का पूरा नेटवर्क पकड़ लिया था। वह सारे सबूत सरकार को सौंपने वाला था। तब राघव चौहान और विक्रम ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची। मौत को दिल का दौरा दिखाने के लिए मेडिकल रिकॉर्ड तक बदल दिए गए। वर्षों तक सच दबा रहा, लेकिन एक पुरानी चाबी, एक बंद अलमारी और एक गरीब लड़के की जिद ने आखिरकार पूरी दुनिया को सच सामने ला ही दिया। अदालत ने विक्रम और राघव दोनों को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने वाले दिन अंशिका की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार यह दर्द के नहीं बल्कि न्याय के आंसू थे। 8 साल बाद उसके पति को न्याय मिला था। अदालत से बाहर निकलते समय उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे कहीं ना कहीं आदित्य भी आज चैन की सांस ले रहा होगा। मामला खत्म होने के बाद अमन और अंशिका पहली बार बिना किसी डर के खुलकर जीने लगे। अब उन्हें किसी से कुछ छिपाने की जरूरत नहीं थी। एक शाम दोनों उसी पुराने घर की छत पर बैठे थे जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। हल्की हवा चल रही थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। अमन ने अंशिका का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, याद है जब मैं पहली बार इस घर में आया था? अंशिका हंस पड़ी। कैसे भूल सकती हूँ, पूरी तरह भीगे हुए थे तुम। चेहरे पर इतनी चिंता थी जैसे पूरी दुनिया का बोझ उठा रखा हो। दोनों कुछ पल हंसते रहे, फिर अमन गंभीर हो गया। उसने जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली। अंशिका उसे देखते ही समझ गई। उसकी आंखें भर आई। अमन घुटनों के बल बैठ गया और बोला, जब मैं यहाँ आया था तब मेरे पास कुछ नहीं था। आपने मुझे छत दी, सहारा दिया, हिम्मत दी और जीने की वजह दी। अगर आप ना होती तो शायद आज मैं यहाँ कभी नहीं पहुँचता। क्या आप मेरी जीवन संजीवनी बनेगी? अंशिका की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तो उस दिन ही तुम्हारी हो गई थी जब तुमने पहली बार इस घर को अपना घर कहा था। कुछ महीनों बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। ना कोई दिखावा था, ना कोई शोर, सिर्फ अपने लोग, कुछ करीबी दोस्त और ढेर सारी खुशियाँ। लाल साड़ी में अंशिका बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब अमन ने उसकी मांग में सिंदूर भरा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
यह केवल शादी नहीं थी, यह दो अधूरी जिंदगियों का पूरा होना था। शादी के बाद भी उन्होंने पुराना घर नहीं छोड़ा, वही घर जहाँ पहली बार मुलाकात हुई थी, जहाँ संघर्ष था, जहाँ दर्द था, जहाँ प्यार जन्मा था और जहाँ एक रहस्य ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। कई साल बाद जब लोग अमन को एक ईमानदार और लोकप्रिय अधिकारी के रूप में जानते थे, तब भी वह अक्सर उस बरसाती रात को याद करता था। उसे याद आता था कि कैसे एक गरीब लड़का सपनों का बैग लेकर शहर आया था और कैसे एक पुरानी चाबी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। और हर बार वह मुस्कुराकर अंशिका का हाथ पकड़ लेता था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी सबसे बड़ी सफलता कोई पद, कोई कुर्सी, कोई सम्मान नहीं था। उसकी सबसे बड़ी सफलता वह इंसान थी जिसने उसके सबसे अंधेरे दिनों में उसके अंदर उम्मीद की रोशनी जलाई थी। इस तरह एक बरसाती रात में शुरू हुई कहानी का संघर्ष प्रेम, रहस्य और न्याय की यात्रा बनकर अपने खूबसूरत अंत तक पहुंची। दो अधूरे लोग आखिरकार एक दूसरे को पाकर पूरे हो गए और एक ऐसा सच जो वर्षों तक अंधेरे में छिपा रहा, अंत में रोशनी के सामने हार गया। दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी आपको जरा भी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।